Hello and welcome to Priya Career Institute's English class। यह वीडियो इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर के लिए है और इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर में इन दिनों हम इन्फिनेटिव पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है सिंपल इन्फिनेटिव एंड इट्स यूसेज, यानी कि सिंपल इन्फिनेटिव के यूसेज आज का टॉपिक है। फर्स्ट पॉइंट इज an infinitive means to plus first form of the verb can be used as a subject in a sentence। यानी पहला यूज है सिंपल इन्फिनेटिव, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं टू टेल अ लाई इज रॉन्ग, यानी कि झूठ बोलना गलत बात है या गलत है। तो टू टेल अ लाई, ये टू टेल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज का सब्जेक्ट है। यहां पर इस तरह से इन्फिनेटिव किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यह काम कर रहा है। टू स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस इज नॉट प्रॉपर, तो यहाँ पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी टू स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस यहाँ इज के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ यह सिद्ध हो जाता है कि कोई इन्फिनेटिव किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम किया कर सकता है, यानी कि पहला यूज है इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट के रूप में काम करना, जो यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। नाउ एन इन्फिनेटिव विदाउट टू यानी बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के रूप में लिखने के लिए यह जरूरी है कि हम उसको टू टेल मीन्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की फॉर्म में ही लिखें। केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ, क्योंकि केवल फर्स्ट फॉर्म को भी हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं, तो केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख करके हम नहीं कह सकते कि हमने यहाँ इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट बनाया है। इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट बनाने के लिए उसकी पूरी फॉर्म टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होना जरूरी है। हम ऐसे नहीं कह सकते टेल अ लाई इज रॉन्ग, अगर हम ऐसे कहेंगे तो ये सेंटेंस अपने आप में गलत हो जाएगा। टू टेल अ लाई इज रॉन्ग ही हम कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट, when a long infinitive or infinitive phrases sounds awkward, the sentence usually begins with it। The construction that changes to it plus be plus noun or adjective plus infinitive, यानी किसी कारण से कोई इन्फिनेटिव लंबा हो जाता है या कोई इन्फिनेटिव फ्रेज है और वो लंबा हो जाता है, तो वो जो है हमको कैसा लगता है, तो वो हमको ऑकवर्ड लगता है और ऐसी स्थिति में हम उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो चेंज कर देते हैं और हम इसको इट प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव के रूप में लिखते हैं। यानी उसमें हम इन्फिनेटिव को नाउन और एडजेक्टिव के बाद में लिखते हैं, यानी इट से हम शुरू करते हैं और उसके बाद फिर बी का मतलब है इज या वॉज आ जाएगा यहाँ पर इट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में फिर नाउन एडजेक्टिव आ जाएगा और उसके लास्ट में फिर इन्फिनेटिव आ जाएगा। यानी हम इस फॉर्म में फिर हम इन्फिनेटिव को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, फॉर चिल्ड्रन टू सी अ मंकी डांसिंग इज ग्रेट फन, तो यहाँ पर फॉर चिल्ड्रन टू सी ए मंकी डांसिंग ये थोड़ा सा हमको ये ऑड लग रहा है, ये सही मीनिंग नहीं दे रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस हमें नहीं लिखने चाहिए और इसको हम करेक्ट करके किस में इट प्लस बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव की फॉर्म में लिख सकते हैं। और देखिए क्या है, इट इज ग्रेट फन, यानी कि इज के पहले यहाँ पर ये इज का पूरा सब्जेक्ट हो रहा है एक्चुअली। फॉर चिल्ड्रन टू सी अ मंकी डांसिंग, ये पूरा का पूरा इज का सब्जेक्ट हो रहा है, तो हम इसको ऐसे न लिख करके इस पूरे की जगह पर हमने क्या लिख दिया, इट लिख दिया और लिख दिया इट इज ग्रेट फन। तो इट इज ग्रेट फन फॉर चिल्ड्रन, अब यहाँ पे फॉर चिल्ड्रन, और क्या है बच्चों के लिए ग्रेट फन क्या है, टू सी अ मंकी डांसिंग, यानी पूरा का पूरा ये हमने यहाँ फन के बाद में लिख दिया। तो इस तरह से हम अगर कोई इन्फिनेटिव लॉन्ग हो रहा है, इन्फिनेटिव फ्रेज कोई लॉन्ग हो रहा है, तो उसको हम इट के कंस्ट्रक्शन में यानी इट प्लस बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव के फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। नोट, इट प्लस बी कंस्ट्रक्शन इज मैंडेटरी इन क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस में अगर इसको हमें इस फॉर्म को अगर हमें क्वेश्चंस में लिखना हो तो फिर ये मैंडेटरी हो जाता है कि हम उसको
टू बी कंस्ट्रक्शन में ही हम लिखें, इट प्लस बी कंस्ट्रक्शन में ही हम उसको लिखें, या मैंडेटरी हो जाता है यानी नेसेसरी हो जाता है। यानी क्वेश्चंस हमें सिर्फ इट प्लस बी के ही फॉर्म में लिखने चाहिए। जैसे इज इट अनसिविल टू स्मोक, टू स्मोक, इज टू स्मोक अनसिविल, ऐसे नहीं करना चाहिए। इज इट अनसिविल टू स्मोक ऐसे ही लिखना चाहिए, यानी टू स्मोक इज अनसिविल या इज टू स्मोक अनसिविल ऐसे नहीं लिखना चाहिए। इसी तरह से इज इट ट्रू दैट शी हैज रिजाइन्ड हर पोस्ट, हमको ऐसे ही लिखना चाहिए, हमको ऐसे नहीं लिखना चाहिए इज शी हैज रिजाइन्ड हर पोस्ट ट्रू, हमको ऐसे नहीं लिखना चाहिए। तो इज इट ट्रू दैट शी हैज रिजाइन्ड हर पोस्ट, इसी फॉर्म में हमको इंट्रोगेटिव फॉर्म में, अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसी फॉर्म में लिखना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज एन इन्फिनेटिव मे बी यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इन्फिनेटिव को हम कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब कोई नाउन या एडजेक्टिव इज एम आर वॉज वर के बाद लिखा जाता है तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यानी बी के बाद जब कोई नाउन लिखा जाता है तब हम उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट तो इसी तरह जैसे नाउन और एडजेक्टिव किसी इज एम आर वॉज वर वर्ब के बाद लिखा जा सकता है, तो उसी तरह से इन्फिनेटिव यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को भी इज एम आर वॉज वर के बाद हम लिख सकते हैं और उसको कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं। जैसे माई हॉबी इज टू कलेक्ट स्टैम्प्स, तो यहाँ पे टू कलेक्ट यहाँ इज के बाद लिखा गया है, माई हॉबी इज टू कलेक्ट स्टैम्प्स, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को इज के बाद यह लिखा गया है, तो इस तरह से टू कलेक्ट इज का कॉम्प्लीमेंट हो गया। हिम हिज एम इज टू अर्न मनी बाई एनी मीन्स, तो हिज एम इज के बाद में क्या है, टू अर्न, टू अर्न क्या हो गया, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया और ये इन्फिनेटिव हो गया, और ये इज के बाद में आ रहा है तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हिज एम इज, उसका एम क्या है, टू अर्न मनी बाई एनी मीन्स, किसी भी तरह से मतलब पैसा कमाना उसका उद्देश्य है। तो ये क्या है, ये यहाँ कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो रहा है। तो इस तरह से भी हम यानी इज एम आर वॉज वर के बाद भी हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को लिख सकते हैं। इसी तरह से दीज पीपल अपीयर टू बी रॉबर्स, यहाँ पर ये अपीयर वर्ब का कॉम्प्लीमेंट के रूप में टू बी रॉबर्स का यूज हो रहा है। तो एक तो हमने सीखा कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं, वर्ब के या किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा हमने सीखा इन्फिनेटिव को हम किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यानी इज एम आर वॉज वर के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ना ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज एन इन्फिनेटिव कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रेपोजिशन। अब फोर्थ पॉइंट में है कि किसी इन्फिनेटिव को, इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम किसी वर्ब के या किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं मतलब वर्ब के बाद भी कोई टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा जा सकता है, या फिर प्रेपोजिशन के बाद भी कोई टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा जा सकता है। जैसे आई लाइक टू कलेक्ट स्टैम्प्स, यहाँ पर व्हाट डू आई लाइक टू कलेक्ट स्टैम्प्स, तो टू कलेक्ट यहाँ पर लाइक के बाद लिखा गया है जो कि ये इन्फिनेटिव है और लाइक के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ काम कर रहा है। इसी तरह से ही वॉन्ट्स टू बाई मैंगोज, यहाँ पर वॉन्ट्स, व्हाट डज ही वॉन्ट टू बाई मैंगोज, तो यहाँ पर टू बाई क्या है, टू बाई इन्फिनेटिव है और वॉन्ट्स यानी वर्ब के बाद लिखा गया है और यह वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को किसी वर्ब के बाद उसके ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये दोनों एग्जांपल्स इसी के। इसी तरह से ही इज अबाउट टू लीव फॉर होम, यहाँ पर अबाउट क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में टू लीव यहाँ पर लिखा गया है। तो टू लीव का मतलब दिस इज द इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव है और इसको अबाउट यानी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। तो एक इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब
किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, किसी सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, और उसके बाद फोर्थ पॉइंट में हमने सीखा कि किसी वर्ब या फिर किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। यानी कि अगर प्रेपोजिशन के बाद भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा जा सकता है, और वर्ब के बाद भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अबाउट के बाद ये अबाउट प्रेपोजिशन है, और उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि इन्फिनिटिव को लिखा जा रहा है। तो ऐसे ये अबाउट या और ही एक दो ही एग्जाम्पल्स होते हैं जिनमें प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनिटिव को लिखा जा सकता है और इन्फिनिटिव को प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। जब आप जेरंड पढ़ेंगे तब वहां पर पढ़ेंगे कि प्रेपोजिशन के बाद कभी भी कोई इन्फिनिटिव नहीं लिखा जा सकता है, यूजुअली वहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आती है। तो इस तरह से ये जो अबाउट टू लिव लिखा हुआ है, ये एक्सेप्शंस तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन यह बस एक दो ही ऐसे प्रेपोजिशंस है जिनके बाद इनको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, यह ध्यान रखेंगे। यानी कि आगे चल करके हम यह भी पढ़ने वाले हैं कि प्रेपोजिशन के बाद अधिकांशतः फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी ही आती है। तो इस पॉइंट का भी हम ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। एन इन्फिनिटिव कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है कि यदि कोई शब्द किसी ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने लगे और अगर उस शब्द को हटा दें तो उस ऑब्जेक्ट का अर्थ पूरा ना हो, तो ऐसे शब्द को हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे ही वॉन्ट्स मी टू डू सोशल सर्विस। अब जैसे ही वॉन्ट्स मी, तो व्हाट डज ही वांट मी, ही वॉन्ट्स मी, तो व्हाट डज ही वांट मी, मतलब वह चाहता है मुझे, क्या चाहता है मुझे। ही वॉन्ट्स मी से इसका सेंस क्लियर नहीं होता है, तब आगे हम कहते हैं टू डू सोशल सर्विस। तो टू डू सोशल सर्विस जब हम कहते हैं तो ही वॉन्ट्स मी का मीनिंग क्लियर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर टू डू क्या है, इन्फिनिटिव है ये, और इन्फिनिटिव कौन सा काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यह मी के अर्थ को पूरा कर रहा है। ही वॉन्ट्स, अगर हम मी हटा देंगे, ही वॉन्ट्स टू डू सोशल सर्विस, तो इसका मतलब हो जाएगा वह खुद सोशल सर्विस करना चाहता है, और ही वॉन्ट्स मी यानी वह चाहता है कि मैं सोशल सर्विस करूं। तो इस तरह से ही वॉन्ट्स मी टू डू सोशल सर्विस, तो ये वॉन्ट का, ये मी क्या है, ये मी वॉन्ट्स का ऑब्जेक्ट है, और टू डू सोशल सर्विस क्या है, टू डू सोशल सर्विस ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, यानी मी का कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह से इन्फिनिटिव को ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बना करके भी लिखा जा सकता है। आई विश हर, तो ये हर क्या है, विश का कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन अर्थ पूरा नहीं हो रहा। आई विश हर, व्हाट डू यू विश हर और व्हाट डू आई विश हर, तो मीनिंग पूरा नहीं हुआ। तो टू लिव लॉन्ग मीन्स आई विश हर टू लिव लॉन्ग, यानी मैं चाहता हूं कि वह लंबा जिए, खूब जिए, लंबी उम्र और तक जिए। तो इस तरह से टू लिव लॉन्ग ये हर के मीनिंग को क्लियर करता है। तो इसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ हम समझते हैं कि इन्फिनिटिव को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज किया जा सकता है। एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा दूं आपको कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन्फिनिटिव को वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में अर्थात सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है, और वहां पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आती है। केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। दूसरे पॉइंट में हमने पढ़ा कि अगर कोई इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव फ्रेज लंबा हो जाए तो फिर उसको इट प्लस बी यानी कि इट प्लस इज और इज एम आर वॉज वर प्लस नाउन और एडजेक्टिव के कंस्ट्रक्शन में हमें उसको लिखना चाहिए। दूसरे में हमने ये पढ़ा। तीसरे में हमने पढ़ा कि हम इन्फिनिटिव को कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इज एम आर वॉज वर
के बाद हम इन्फिनेटिव लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट पे हमने पढ़ा कि इन्फिनेटिव यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम वर्ब या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम लिख सकते हैं, यानी वर्ब के बाद भी हम उसको उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं और प्रेपोजिशन के बाद भी हम उसके ऑब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट में हमने पढ़ा कि किसी इन्फिनेटिव को यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि वर्ब को लिखा, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया और उस ऑब्जेक्ट के बाद में उस ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए हमने उसके साथ इन्फिनेटिव लिख दिया। जैसे ही वॉन्ट्स मी टू डू सोशल सर्विस में मी वॉन्ट्स का ऑब्जेक्ट है और टू डू सोशल सर्विस मी के अर्थ को पूरा कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह से आई विश हर टू लिव लॉन्ग में आई विश हर विश का ऑब्जेक्ट है एंड टू लिव लॉन्ग हर के मीनिंग को पूरा कर रहा है, इस तरह से यह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह से आई विल लाइक यू टू अटेंड द फंक्शन में लाइक का ऑब्जेक्ट यू है और यू के अर्थ को पूरा टू अटेंड द फंक्शन हो रहा है, इसलिए टू अटेंड द फंक्शन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यह हो गया और यू के अर्थ को यह इस तरह से पूरा कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में इन्फिनेटिव काम करता है या कर सकता है या हम लिख सकते हैं। Sixth point is with verbs like now an infinitive can be used as a direct object, यानी जैसे कि कुछ verbs है जैसे कि now, इस तरह की verbs के साथ में किसी infinitive को direct object के रूप में भी लिखा जा सकता है। In this pattern an interrogative word is used as a connective, इस तरह के पैटर्न में किसी इंट्रोगेटिव वर्ड को हम कनेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। जैसे आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, तो आई डोंट नो व्हाट डोंट आई नो व्हाट टू डू नाउ, तो व्हाट को हमने कनेक्टिव के रूप में यूज करके और उसके साथ इन्फिनेटिव टू डू नाउ लिख दिया। नाउ इन्फिनेटिव का हिस्सा है लेकिन इन्फिनेटिव हम इसको नहीं कहेंगे, चूंकि वो टू डू के साथ आ रहा है इसलिए हमने इसको इन्फिनेटिव कह दिया। आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, तो मैं नहीं जानता कि अब हम क्या करें या अब क्या करें मैं नहीं जानता, तो नो का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया टू डू, या व्हाट टू डू नाउ ये पूरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया नो का। तो नो के बाद किसी इंट्रोगेटिव वर्ड को यूज करते हुए भी उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में इस तरह से इन्फिनेटिव को लिखा जा सकता है। दूसरा एग्जाम्पल है प्लीज टेल मी वेयर टू स्टे इन आगरा, तो वेयर यहाँ पर क्या है, एक कनेक्टिव का काम कर रहा है और उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर इन्फिनेटिव का काम कर रहा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस तरह से भी यानी किसी इंट्रोगेटिव वर्ड को यूज करते हुए भी किसी वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में किसी इन्फिनेटिव को लिखा जा सकता है। यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि यदि उस वर्ब से आप कोई क्या शब्द लगाकर या व्हाट शब्द लगाकर कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो डायरेक्ट जिसको आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहे हैं वही आंसर आएगा। जैसे आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, तो व्हाट डोंट आई नो व्हाट टू डू नाउ, यानी मैं क्या नहीं जानता हूं, हिंदी में कहें तो क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या से प्रश्न पूछने पर जो भी जवाब आएगा उसी को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो मैं नहीं जानता हूं, क्या नहीं जानता हूं, व्हाट टू डू नाउ। प्लीज टेल मी व्हाट डू आई टेल यू, मैं तुम्हें क्या बताऊं, वेयर टू स्टे इन आगरा, तो वेयर टू स्टे इन आगरा पूरा का पूरा क्या के उत्तर में आ रहा है, तो इसलिए वेयर टू स्टे इन आगरा पूरा का पूरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ जो टू स्टे है ये क्या है, ये इन्फिनेटिव है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ वेयर के साथ मिलकर के आ रहा है, तो इस तरह से भी इन्फिनेटिव को लिखा जा सकता है। Seventh point is how plus infinitive is used to express method or means, यानी how के साथ मिलकर के भी इन्फिनेटिव को कोई मेथड और मीन्स सुझाने, बताने, एक्सप्रेस करने या प्रकट करने के लिए यूज किया जाता है। हाउ का मतलब होता है कैसे, तो कोई मेथड या कोई मीन्स सुझाना, बताना या प्रकट करना है तो उसके लिए इस पैटर्न का यूज किया जाता है। जैसे ही टॉट में, उसने मुझे पढ़ाया हाउ टू से थैंक यू इन चाइनीज, चाइनीज में थैंक यू कैसे कहें
या उसने मुझे सिखाया। आई शोड हर, मैंने उसको दिखाया। क्या दिखाया? हाउ टू ड्राइव अ कार, कार को ड्राइव कैसे करते हैं। तो इस तरह से यह शोड का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ इसका यूज हो रहा है। यानी ये और ये 0.6 और 0.7 आपस में यहाँ पर एक तरह से मिले हुए हैं, लेकिन सिर्फ ये कि यहाँ इसको कनेक्टिव के रूप में यूज कर रहे हैं, ये भी कनेक्टिव के रूप में है, लेकिन मीन्स को दिखाने के लिए या मेथड को दिखाने के लिए इसका यूज ऐसे होता है। ये सिर्फ एक पॉइंट आउट किया गया है। बट हाउ इज यूजुअली omitted when a special skill या ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ये तो हम कहते हैं हाउ टू ड्राइव अ कार, हाउ टू से थैंक यू, हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, हाउ टू ड्राइव अ कार या हाउ टू ईट फूड, ये सब चीज। लेकिन कई बार कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऐसे किसी स्पेशल स्किल या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, तो वहां पर इस तरह से हाउ टू लगाना उचित नहीं होता, यानी वहां पर हाउ को हटा दिया जाता है। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। वी मस्ट लर्न टू लिव इन पीस। तो ये इसके लिए किसी स्पेशल स्किल की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए वी मस्ट लर्न टू लिव इन पीस इसको डायरेक्ट भी कहा जा सकता है, यानी हाउ टू लिव ऐसे कहना आवश्यक नहीं है। 8 point, object plus infinitive can be used to express a completed activity. Only bare infinitive is used in this construction. यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव, यानी किसी ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जा सकता है। यह प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? टू एक्सप्रेस अ कंप्लीटेड एक्टिविटी, यानी कोई एक्टिविटी पूरी हुई, खत्म हुई, पूरी हुई मतलब खत्म हुई मतलब लास्ट पार्ट तक, यानी कोई काम जैसे होना चाहिए और वो लास्ट पार्ट तक हुई, उसको दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जा सकता है, ऐसी सिचुएशन दिखाने के लिए। लेकिन इसमें बाध्यता क्या है? बाध्यता यह है ओनली बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड इन दिस कंस्ट्रक्शन, यानी इस कंस्ट्रक्शन में केवल बेयर इन्फिनेटिव का ही प्रयोग किया जाता है। यानी इन्फिनेटिव तो आएगा ऑब्जेक्ट के बाद, लेकिन वह बेयर इन्फिनेटिव आएगा। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या है कि वहां पर 2+2 नहीं आएगा, केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आएगी। एज फॉर एग्जाम्पल, वी वॉच्ड द प्लेन लैंड, तो हमने देखा, वॉच किया, किसको? प्लेन को। कैसे किया? लैंड करते हुए, यानी कि हमने प्लेन को लैंड करते हुए वॉच किया। तो लैंड करते हुए वॉच किया अर्थ तो इसका ये होगा, लेकिन इसका मतलब है कि उसकी पूरी एक्टिविटी को, यानी कि जैसे ही उसने मतलब ग्राउंड को टच किया, नीचे आया प्लेन और ग्राउंड को टच किया और रुका, तो ये पूरी प्रक्रिया हमने देखी। इसी तरह से आई सॉ द प्लेन टेक ऑफ, तो यहां पर टेक ऑफ यानी प्लेन को टेक ऑफ करते हुए हमने देखा, तो ये इन्फिनेटिव है। प्लेन क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहां भी प्लेन क्या है? ऑब्जेक्ट। और लैंड क्या है? इन्फिनेटिव है। टेक ऑफ क्या है? इन्फिनेटिव है। इसका मतलब है कि टेक ऑफ करने की जितनी प्रक्रिया होती है, यानी कि जहाज का मतलब प्लेन का रनवे पर आना और रनवे पर दौड़ना और फिर दौड़ करके, थोड़ा सा दौड़ करके फिर सीधा हवा में उठ जाना, तो ये क्या है? इसको हम टेक ऑफ, तो यानी इस पूरी प्रक्रिया को जब हमने देखा तब हम कहते हैं आई सॉ द प्लेन टेक ऑफ। इसी तरह से वी सॉ देम हॉप एंड जंप, हमने उनको जंप करते हुए, हॉप यानी कूदते हुए, जंप करते हुए हमने देखा, तो वी सॉ देम मतलब हमने उनकी पूरी प्रक्रिया शुरू से लेकर लास्ट तक हमने उनके पूरे सभी एक्शंस को देखा, तब हम कहते हैं वी सॉ देम। यहाँ पर देम जो है वो ऑब्जेक्ट है, सॉ का ऑब्जेक्ट है, एंड हॉप बेयर इन्फिनेटिव है, जंप भी यहाँ पर बेयर इन्फिनेटिव है जो एंड से जुड़ा हुआ है। आई हर्ड हर हम अ ट्यून, यानी मैंने उसको ट्यून को गुनगुनाते हुए देखा, यानी यहाँ पर हर जो है, हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हर्ड का, एंड हम यहाँ पर इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव है। तो ऐसे केसेस में यानी हमने उसको शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक उसने गुनगुनाया तब तक हमने उसको सुना, तो ये मतलब ये बेयर इन्फिनेटिव है। और यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद इस स्थिति में बेयर इन्फिनेटिव ही यूज होता है। 9th point, an infinitive can modify a noun pronoun placed before it, यानी कि कोई इन्फिनेटिव
उससे पहले, अपने से पहले लिखे हुए नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई भी कर सकता है। मॉडिफाई करने का मतलब है उसको उसके एडजेक्टिव के रूप में भी काम कर सकता है, यानी उसको क्वालिफाई भी कर सकता है, यानी एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है। जैसे ही हैज अ लार्ज फैमिली, उसके पास बहुत बड़ा परिवार है। किस लिए है परिवार? टू सपोर्ट। ही हैज अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट। तो ये जो टू सपोर्ट है यहाँ पर या तो कह सकते हैं कि फैमिली को मॉडिफाई कर रहा है, या फिर फैमिली को मॉडिफाई कर रहा है, या फैमिली को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि टू सपोर्ट फैमिली के लिए एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। शी हैजंट एनी फूड, उसके पास कोई खाना नहीं है। किस लिए नहीं है? टू ईट। तो ये जो टू ईट है वो किसको, फूड को क्वालिफाई कर रहा है, या फूड को मॉडिफाई कर रहा है, या फूड के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। नंबर 3, आई वॉन्ट टू समबडी टू टॉक टू, यानी यहाँ पर टू टॉक क्या है? टू टॉक इन्फिनेटिव है, और समबडी क्या है? समबडी ऑब्जेक्ट है, यानी कि इससे पहले लिखा हुआ एक प्रोनाउन है। तो यहाँ पे लिखा है ना, नाउन और प्रोनाउन इससे पहले आए या लिखे हुए नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई कर सकता है। तो ये टू क्या है? टू यहाँ समबडी को मॉडिफाई कर रहा है। आई वॉन्ट समबडी टू टॉक टू, यानी मैं चाहता हूँ, बात करने के लिए कोई व्यक्ति चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये टू टॉक ये किसका काम कर रहा है? एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि हमने जो अभी तक पढ़ा है उसमें से एक ऑप्शन यह भी है कि कोई नाउन और प्रोनाउन के बाद में हम इन्फिनेटिव उसको क्वालिफाई करने के लिए लिख सकते हैं। इन्फिनेटिव उसको क्वालिफाई करने के लिए लिख सकते हैं, मतलब उस नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए हम उसके साथ कोई इन्फिनेटिव भी लिख सकते हैं। 10th point is B plus infinitive construction is used to express command or instruction, यानी किसी को आदेश देने के लिए हम B plus infinitive मतलब is am are plus infinitive, is am are plus infinitive या B plus infinitive पूरा कहेंगे तो is am are was were प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हो गया टोटल बी प्लस इन्फिनेटिव। इसका उपयोग हम किसी को आदेश देने के लिए कर सकते हैं। यूजुअली कई बार बी का मतलब इज एम आर ही प्रेजेंट में माना जाता है, हालांकि वॉज और वर भी उसी का हिस्सा होता है पास्ट फॉर्म का। तो प्रेजेंट के लिए इज एम आर होता है और पास्ट के लिए वॉज वर होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यू आर टू नॉक बिफोर यू कम इन। तो ये एक प्रकार का आदेश है कि तुम्हें अंदर आने से पहले तुम्हें नॉक करना है, यानी कि खटखटाना है। तो यू आर टू नॉक बिफोर यू कम इन, अंदर आने से पहले तुम्हें नॉक करना है और खटखटाना है। तो इस तरह से टू नॉक क्या है? ये टू नॉक इज एम आर, यानी बी के बाद में इज एम आर के बाद में आकर के यह आ रहा है, और इस तरह से ये आदेश देने का काम कर रहा है। हालांकि इसको हम कॉम्प्लीमेंट ही कहेंगे, लेकिन ये किस लिए यूज हो रहा है? ये आदेश देने के लिए यूज हो रहा है। यू आर टू राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, यानी तुमको पेपर के दोनों साइड पर लिखना है। तो यू आर टू राइट, तो टू राइट क्या है? यहाँ इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। और किस लिए कर रहा है? टू राइट इज एम आर वॉज वर के बाद आकर के इन्फिनेटिव हो रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन कर रहा है ये। लेकिन इसका उपयोग क्या हो रहा है? उपयोग हो रहा है किसी को आदेश देने के लिए। तो यू आर टू राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर। इसी तरह से यू आर टू गो टू आगरा टुडे, यू आर टू ब्रिंग योर नोटबुक्स टुमारो, यू आर टू डिपॉजिट योर फी टुमारो। इस तरह से हम ऐसे आदेश दे सकते हैं किसी को। 11th point is B plus infinitive construction is used to express plan, program और arrangement, यानी आदेश देने के अलावा हम हमारा कोई प्लान या प्रोग्राम और कोई अरेंजमेंट को एक्सप्रेस करने, प्रकट करने, दिखाने, समझाने, सुझाने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब बी प्लस इन्फिनेटिव। बी प्लस इन्फिनेटिव मतलब इज एम आर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे द डेलीगेशन इज टू अराइव एट 9 o'clock, यानी डेलीगेशन को 9 बजे पहुंचना है या 9 बजे आना है। तो इस तरह से द डेलीगेशन इज टू अराइव यहाँ पर इज के कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है ये। लेकिन ये इससे हम क्या बता रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम या अरेंजमेंट 9 बजे आने का है, यह हम बता रहे हैं।
दे आर टू मीट इन द लॉबी। तो हमारा जो प्रोग्राम है या अरेंजमेंट है या प्लान है वह लॉबी में मिलने का है, यह हम यहाँ से बता रहे हैं, यानी कि यह हमारा एक प्लान और प्रोग्राम या अरेंजमेंट है। तो दे आर टू मीट इन द लॉबी, यानी कि इज एम आर वॉज वर्क के बाद एक तो कॉम्प्लीमेंट तो ये होता ही है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में हम इसको अरेंजमेंट और प्रोग्राम या प्लान के को दिखाने, दर्शाने, बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद है 12th पॉइंट पर हम पहुंचते हैं। 12th पॉइंट पर पहुंचते हैं। एन इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस पर्पस, यानी पर्पस दिखाने के लिए भी, पर्पस मतलब उद्देश्य, हमारा किसी काम को करने का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को दिखाने के लिए भी इन्फिनेटिव का हम यूज कर सकते हैं। जैसे वी रीड दिस बुक, हम यह बुक पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं हम ये बुक, ये क्यों के आंसर में आता है। टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर, उनका कल्चर समझने के लिए हम यह बुक पढ़ते हैं। वी रीड दिस बुक टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर, यानी उनके कल्चर को समझने के लिए हम यह बुक पढ़ते हैं। तो किस लिए पढ़ते हैं या क्यों पढ़ते हैं बुक, टू अंडरस्टैंड। तो क्यों या किस लिए के से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में टू अंडरस्टैंड देयर कल्चर आता है। तो क्यों या किस लिए से पूछे गए प्रश्न में जो शब्द आते हैं उनको हम पर्पस बताने वाले शब्द कह सकते हैं। तो इस तरह से वी रीड दिस बुक टू अंडरस्टैंड देयर पर्पस, ये एक्सप्रेस पर्पस को एक्सप्रेस करता है। तो पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए भी यहाँ देखिए किसके बाद आया, बुक के बाद आया वी रीड दिस बुक। हम क्यों पढ़ते हैं, हालांकि ये क्यों पढ़ते हैं पढ़ने के आंसर को सेटिस्फाई करता है। वी गो टू कॉलेज, हम कॉलेज क्यों जाते हैं, टू गेन नॉलेज। तो ये हमारे कॉलेज जाने का पर्पस क्या है, टू गेन नॉलेज। इस तरह से हम हमारा पर्पस दिखाने या बताने के लिए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम यूज कर सकते हैं। शी हैज कम हियर, क्यों आई है, शी हैज कम हियर, वाई हैज शी कम हियर, वह यहाँ क्यों आई है, तो जस्ट टू सी मी, मुझे देखने या मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आई है वह। तो इसका मतलब हुआ कि हम कोई सेंटेंस कह करके वी गो टू कॉलेज या वी रीड दिस बुक, शी हैज कम, ही ईट्स फूड, ही ड्राइव्स कार, ये इन पर हम क्यों से प्रश्न पूछेंगे। तो क्यों से प्रश्न पूछने पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करके हम कोई आंसर दे सकते हैं। नोट ए, for plus object is added to this construction to denote a beneficiary distinct from the subject, यानी इनमें हम for plus object को भी ऐड करते हैं। for plus object is added यानी कि मतलब इस तरह के जो हम जिनमें हम पर्पस एक्सप्रेस करते हैं उनमें हम for plus object भी ऐड कर देते हैं इस कंस्ट्रक्शन में। टू डिनोट मतलब ये बताने के लिए, क्या बताने के लिए, अ बेनिफिशियरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से और कौन बेनिफिशियरी यानी फायदा ले रहा है या उस व्यक्ति को दिखाने के लिए फॉर प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में भी, फॉर प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम ऐसे कुछ वर्ड्स को इंसर्ट कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जॉन बॉट अ बुक टू रीड, तो जॉन ये हो गया जॉन बॉट अ बुक टू रीड, यानी जॉन ने किताब खरीदी, किस लिए खरीदी, टू रीड, पढ़ने के लिए। लेकिन अब इसमें अगर हम फॉर प्लस ऑब्जेक्ट को अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जॉन बॉट अ बुक फॉर रोमा या फॉर हर टू रीड। तो बुक के बाद में फॉर प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या है, रोमा, किसका ऑब्जेक्ट है, फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो जॉन बॉट अ बुक फॉर रोमा या फॉर हर टू रीड। तो इस तरह से फॉर प्लस ऑब्जेक्ट को भी हम इसमें ऐड करके ये दिखाते हैं कि ये जो जॉन से जो प्रॉफिट लिया वो किसने लिया, या बुक से प्रॉफिट लिया हुआ किसने लिया, यानी ये जो बुक खरीदी गई वो किसके लिए खरीदी गई, रोमा के लिए खरीदी गई। ये दिखाने के लिए हम फॉर प्लस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। ये नोट ए। बी में टू और इन ऑर्डर टू का यूज किया जाता है। तो यहाँ टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ जनरल पर्पस, तो टू का प्रयोग तो हम जनरल पर्पस के लिए करते हैं और इन ऑर्डर टू का प्रयोग हम
in order to is used to express a specific purpose, यानी किसी विशेष उद्देश्य को दिखाने के लिए हम in order to का यूज करते हैं और जनरल पर्पस को दिखाने के लिए हम to का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी गो टू द पोस्ट ऑफिस टू बाई स्टैम्प्स, तो यहाँ पर हमने पर्पस दिखाने के लिए टू बाई स्टैम्प्स का हमने यूज किया। हम टू बाई स्टैम्प्स का यूज हमने क्यों किया? पर्पस दिखाने के लिए। लेकिन ये कैसा पर्पस है? जनरल पर्पस है। जनरल पर्पस को दिखाने के लिए यानी कि हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। वी शुड ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। तो यहाँ पर टू लिव क्या है? ये ईट यानी वी शुड ईट का पर्पस दिखा रहा है। क्या है? टू लिव, यानी टू लिव का पर्पस क्या है? मतलब वी शुड ईट टू लिव, तो टू ईट का पर्पस जो है वी शुड ईट, इसमें ईट का पर्पस क्या है? टू लिव, नॉट लिव टू ईट। तो यहाँ पर लिव का नॉट लिव का पर्पस क्या है? टू ईट। तो इस तरह से हम मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हुए हम जनरल पर्पस दिखाने में हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई स्पेसिफिक पर्पस दिखाना होता है तब हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म की जगह यानी इन्फिनेटिव की जगह तब हमको इन ऑर्डर टू का यूज करना चाहिए। इन्फिनेटिव तो ये भी हो जाएगा लेकिन इन ऑर्डर टू कह करके हम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आई वेंट टू हॉस्पिटल इन ऑर्डर टू सी माई फ्रेंड। तो जनरल पर्पस का मतलब है कि अगर हमने कहा कि टू बाई स्टैम्प्स यानी टू बाई स्टैम्प्स, तो टू बाई स्टैम्प्स जनरली लोग आते ही रहते हैं। टू लिव तो जनरली लोगों का ये उद्देश्य होता है। लेकिन आई वेंट टू हॉस्पिटल इन ऑर्डर टू सी माई फ्रेंड, यानी कि मैं फ्रेंड को देखने के लिए हॉस्पिटल गया, तो ये सभी इसीलिए हॉस्पिटल नहीं जाते। तो ये हमेशा हम हॉस्पिटल में किसी को देखने ही नहीं जाते हैं, हम दवाई लेने भी जाते हैं, हम काम करने भी जाते हैं और भी कुछ पर्पस हो सकते हैं सॉरी। तो इन ऑर्डर टू सी माई फ्रेंड ये क्या है? एक स्पेसिफिक पर्पस है। तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम इन ऑर्डर टू का यूज करते हैं, यह बात इसमें बताइए। इन ऑर्डर टू इज नॉट यूज्ड आफ्टर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर प्लस ऑब्जेक्ट जैसे कि ऊपर यह लिखा हुआ है फॉर रोमा, इस केस में हम इन ऑर्डर टू का यूज नहीं करते हैं। वी डोंट से दिस इज द गोल्ड चेन फॉर हर इन ऑर्डर टू वेयर, हम इस तरह से नहीं कहते हैं। हम क्या कहते हैं? दिस इज अ गोल्ड चेन फॉर हर टू वेयर, यानी ये यहाँ पर एक जनरल पर्पस होता है और इस जनरल पर्पस में हम इस तरह से यूज करते हैं। दिस इज अ गोल्ड चेन फॉर हर टू वेयर, इस तरह से कहते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 13, यानी एडजेक्टिव प्लस इन्फिनेटिव भी हम यूज कर सकते हैं। इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पर्पस, यानी पर्पस को दिखाने के लिए अभी हमने वर्ब के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया। यहाँ पर हम एडजेक्टिव के साथ भी इन्फिनेटिव लगा करके पर्पस को दिखा सकते हैं। जैसे ही इज क्यूरियस, तो वाई इज ही क्यूरियस? टू नो द रिजल्ट्स। तो यहाँ एडजेक्टिव क्यूरियस आ गया और क्यूरियस के बाद में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, तो इससे ही इज क्यूरियस टू नो द रिजल्ट्स। सेकेंड पॉइंट, दे आर नाउ रेडी टू टॉक इट आउट। टू टॉक इट आउट मतलब अब वे तैयार हैं बात करने के बारे में, टू टॉक इट आउट। तो इस तरह से रेडी, रेडी के साथ क्या आ गया? टू टॉक इट, टू टॉक इट, रेडी के साथ टू टॉक इट आ गया। तो ये टू टॉक इट टू टॉक इट क्या है? टू टॉक रेडी को क्वालिफाई कर रहा है, या रेडी को पर्पस को, क्वालिफाई तो नहीं कहेंगे लेकिन पर्पस को बता रहा है कि दे आर रेडी नाउ, वे रेडी क्यों है? टू टॉक इट आउट। तो इस तरह से ये यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ इन्फिनेटिव लगाया जा सकता है। मूल बात यहाँ पर यह है। फोर्थ पॉइंट इज नाउन प्लस इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस पर्पस, यानी पर्पस दिखाने के लिए मतलब तीन प्रयोग हमको बताए गए। एक तो किसी वर्ब के बाद भी, जैसे वी लिव टू, वी ईट टू लिव, तो यहाँ पर वी ईट टू लिव, तो यानी वर्ब के बाद भी इन्फिनेटिव आ रहा है पर्पस दिखाने के लिए, फिर एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव आ रहा है पर्पस दिखाने के लिए, और अब नाउन के बाद इन्फिनेटिव आ रहा है पर्पस दिखाने के लिए।
पर्पस दिखाने के मतलब किसी काम को या किसी चीज का, किसी एडजेक्टिव का उद्देश्य क्या है। हम जैसे यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ही इज क्यूरियस, तो वाई इज ही क्यूरियस, वह क्यूरियस है, क्यों है वह क्यूरियस, तो उसके क्यूरियस होने का उद्देश्य है टू नो द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स के बारे में उसको जानना है। तो इसी तरह से आई हैव अ हाउस, तो मेरे पास एक मकान है, क्यों है, टू लेट, टू लेट मतलब किराए पर देने के लिए। इसी तरह से ही हैज हार्डली एनी फूड, उसके पास बहुत मुश्किल से कुछ खाना है, तो किस लिए है, टू ईट यानी खाने के लिए। तो फूड का उद्देश्य क्या है, खाना। इसी तरह से शी हैज अ स्मॉल हाउस, उसके पास बहुत छोटा घर है या एक छोटा सा घर है, किस लिए है, टू लिव इन यानी रहने के लिए। तो हाउस का उद्देश्य क्या है या पर्पस क्या है, रहना। इसी तरह से ही हैज ओनली वन प्रॉब्लम, तो उसके पास केवल एक ही प्रॉब्लम है, किस लिए है वो प्रॉब्लम, टू थिंक अबाउट यानी सोचने के लिए है। तो इस तरह से किसी नाउन के साथ भी इन्फिनेटिव आकर के उस नाउन का पर्पस बताता है, एडजेक्टिव के साथ आता है तो उस एडजेक्टिव के का पर्पस बताता है, और अगर किसी वर्ब की बात आता है तो उस वर्ब का पर्पस बताता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल प्लस इन्फिनेटिव इज यूज्ड टू एक्सप्रेस कॉज। यहां पर किसी एडजेक्टिव के साथ या किसी पास्ट पार्टिसिपल के साथ भी इन्फिनेटिव आ सकता है, और यह इन्फिनेटिव जब किसी पास्ट पार्टिसिपल या एडजेक्टिव के साथ आता है तो कई बार वह कोई कारण बताने के लिए या कारण प्रकट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी वॉज सॉरी, तो वाई वॉज शी सॉरी, टू हियर द सैड न्यूज यानी मतलब सैड न्यूज सुनकर वह दुखी हो गई या दुखी थी। आई एम सरप्राइज्ड, वाई आर यू सरप्राइज्ड, टू सी यू हियर, तो ये क्या है, मैं तुम्हें देखकर, तो सरप्राइज होने का कारण क्या है, टू सी यू हियर। सॉरी होने का कारण क्या है, टू हियर द सैड न्यूज। इस तरह से कोई कारण एक्सप्रेस करने के लिए भी एडजेक्टिव या पार्टिसिपल के साथ हम इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस टॉपिक को हम यहीं पर खत्म करेंगे, एंड प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव के यूजेस ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इस वीडियो के लिए यहीं तक। थैंक यू एंड बाय बाय।